नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन टेस्ट श्रृंखला की यह 5वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न 2018 में आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो यह करें उस समय जब परीक्षा 2018 में हुई थी तो उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से है। फिर भी मैं इसका आंसर आप सभी को बता देता हूँ। इसका सही आंसर है विकल्प सी, थाईलैंड। उबोल रत्ना राजकुमारी जो थी वह थाईलैंड की राजकुमारी थी और उनको जो है प्रधानमंत्री का इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके लिए जो नामांकन किया था उस नामांकन को वहाँ के निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अयोग्य घोषित करने का मुख्य कारण यह था कि इनका ताल्लुक जो है शाही परिवार से था और शाही परिवार के सदस्य जो है राजनीति से ऊपर माने जाते हैं थाईलैंड में, इसलिए जो है उनको इस चुनाव से वंचित कर दिया गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुले निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो 2019 में भारत सरकार द्वारा इस्माइल उमर गुले को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और यह जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इनको IOG के नाम से भी जाना जाता है, IOG के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो है ये पहले चुने गए राष्ट्रपति थे, जो इस्माइल उमर गुले हैं पहले चुने गए राष्ट्रपति थे। और ये जो इनको जो भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था उसका प्रमुख कारण यह था कि 2018 में, कब? 2018 में जिबूती और एक देश है इरिट्रिया। तो जिबूती और इरिट्रिया के मध्य जो एक सीमा विवाद चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, दशकों से, तो उस सीमा विवाद का इन्होंने समाधान कराया था। तो इसलिए जो है इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में कार्य करने के कारण। और इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जिबूती को जो है वह अफ्रीका का सिंगापुर बनाएंगे। अफ्रीका का सिंगापुर, काफी चर्चा में यह भी था। अफ्रीका का सिंगापुर बनाने का संकल्प जो है किसने, किस देश के लिए लिया है था? तो इस्माइल उमर गुलेह ने जिबूती के लिए लिया था। आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा, चूंकि ये 2018 का करंट अफेयर्स है। अब 2025 का अगर पूछा जाए कि किस विदेशी व्यक्ति को 2025 का पद्म विभूषण दिया गया है, तो ओसामू सुजुकी का संबंध कहां से है? जापान से है। ओसामू सुजुकी का संबंध कहां से है? जापान से है। और कुल 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से ओसामी सुजुकी का संबंध कहां से है? जापान से है। और इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कार्य के लिए, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। 2025 का जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, एक बार हम चर्चा कर देते हैं। तो उसमें से जो है एक है दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी।
इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया। तीसरे नंबर पे आपके आएंगे श्रीमती कुमुदनी राजनकांत लखिया, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो है 3 लोगों को और जो है उनको मरणोपरांत दिया गया है। तो उसमें है एम.टी. वासुदेवन को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, वासुदेवन नायर पूरा नाम है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ओसामू सुजुकी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि बिहार से संबंधित है, शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 2025 में कुल जो है 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से 7 पद्म विभूषण हैं और आपके 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्म श्री हैं। ठीक है, तो कुल 139 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चूंकि 2018 में पूछा गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको 2025 का भी बता दिया। अगला प्रश्न है, भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया था? तो हस्तकरघा और वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देने के लिए 28 जनवरी 2019 को एलिफेंटा गुफाओं में आपका जो है आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ अम्लों के नाम है, सूची सेकंड में उनके स्रोतों के नाम हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एस्टिक अम्ल, विकल्प ए है एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है सिरका में, तो आपका होगा 3। इसके बाद लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, तो हो जाएगा आपका 4। इसके बाद है ब्यूट्रिक अम्ल जो है मक्खन में पाया जाता है, तो हो जाएगा 1, 3, 4, 1। और इसके बाद आपका बच रहा है साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों जैसे नींबू में पाया जाता है, तो हो गया 2। तो 3, 4, 1, 2 आपका सही ऑप्शन आएगा। विकल्प 3, 4, 1, 2 विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो वास्तविक मछली नहीं है इसमें से जेलीफिश एक वास्तविक मछली नहीं है, बल्कि एक अकशेरुकी जीव है। रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, ये जो है आपके वास्तविक मछली है। जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। जैसे आपका आता है स्टार फिश, ये भी वास्तविक मछली नहीं है। जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं। सिल्वर फिश ये भी आपकी वास्तविक मछली नहीं है। कटल फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। एक होती है साफ फिश, साफ फिश, ये भी वास्तविक मछली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो चयापचय उप उत्पाद के रूप में जो है कठोर व्यायाम की अवधि में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है।
और लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोजन आयन, इन सब की जो है उत्पत्ति होती है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि जब हम लोग कठोर व्यायाम करते हैं तो उस समय जो है श्वसन का, मांसपेशियों में जो है श्वसन का अभाव हो जाता है, इसलिए जो है इसकी पूर्ति के लिए लैक्टिक अम्ल का को स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला इसमें है, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। विकल्प हमारा सही है। जो रंग वर्णांधता होती है, जो कि एक जेनेटिक बीमारी होती है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और महिलाओं में जो है 2 पाया जाता है। तो जिसके कारण जो है उन पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक वर्णांधता होती है। और दूसरा है, विकल्प बी है आपका, रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। यह विकल्प जो है सबसे, रतौंधी जो होती है वृद्धों में तो होती है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं युवाओं को न हो। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो उत्तर ए और बी दोनों को माना है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। इसके और ढेर सारे कारण जैसे है मोतियाबिंद है, या जो है शुगर के कारण जो विभिन्न प्रकार की ग्लूकोमा जैसी बीमारियां होती हैं, उन सब का कारण होता है। तो ए और बी दोनों हमारा सही है, तो विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, कथन ये है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। यह विकल्प हमारा सही है। जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं उनमें ध्रुवण नहीं होता, क्योंकि वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। और कथन आर है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, गलत है। तो केवल कथन ए सही है। तो विकल्प हाँ सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.5 से 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मेडागास्कर है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कभी कभी जो है, और मेडागास्कर का क्षेत्रफल है 2,26,658 2,26,658 वर्ग मील है। यह वर्ग मील है, वर्ग किलोमीटर नहीं। कभी कभी सबसे छोटा द्वीप पूछ लिया जाता है, हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप। तो सबसे छोटा द्वीप है मालदीव, सबसे छोटा है मालदीव, सबसे बड़ा है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो, जिसको जैरे के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी को जैरे नदी के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में यह नदी बहती है, जिस मतलब अफ्रीका महाद्वीप में यह नदी बहती है। और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी तो कांगो हो गई। कभी कभी दिया जाता कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी तो माही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है माही नदी। और मकर रेखा दे दिया जाए, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, तो मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो। यह लिम्पोपो नदी जो है, इसको घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS जो है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में। विकल्प हमारा सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका जो इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर संवेदन और भू सूचना विज्ञान तथा उनके
अनुप्रयोगों में क्षमता निर्माण करना। और भारत का पहला भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह पूछा जाता है कि भारत का पहला सुदूर संवेदन संस्थान उपग्रह तो कार्टोसैट है, कार्टोसैट। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1960 को। विकल्प बी हमारा सही आंसर, 10 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय जो कहाँ पे स्थापित हुआ था? यह बगदाद में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय उस समय बगदाद था। वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और 1965 से जो है मुख्यालय, 1965 से मुख्यालय वियना में है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या पूछा जाएगा तो 12 देश हैं इसके सदस्य, 12 देश इसके सदस्य हैं। अंगोला जो है सबसे बाद में इस संगठन को छोड़ने वाला देश बना था। तो सदस्य देशों में है वही अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियन गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इसके जो है सदस्य देश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का जो प्रोसेस है अनुच्छेद 317 में वर्णित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा जो संविधान है, संविधान का भाग 14वां, संविधान का आपका जो भाग 14 है, भाग 14, तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग के ऊपर चर्चा की गई, उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 317, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो जो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वह भारत के उपराष्ट्रपति को देता, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 56(1), अनुच्छेद 56(1) के तहत जब भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को भी जो है इसकी सूचना उसके माध्यम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो शुरुआत वो नीति आयोग के द्वारा की गई थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। नीति आयोग के द्वारा जो उसको कुल 3 कैटेगरी में, 3 वर्गों में जारी किया जाता है। जैसे शीर्ष राज्य, तो शीर्ष राज्य में जैसे 2024 का डाटा है, कर्नाटक उसमें था नंबर 1 पे, शीर्ष राज्य में कर्नाटक था। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो दिल्ली हो जाएगा नंबर 1 पे। इसके बाद जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के संबंध में पूछा जाएगा तो उसमें HP हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है तो हो गया आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैसे इसके पहले की वीडियो हमने उस पर चर्चा की है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में 139 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से भारत का स्थान था 38वां। और इसमें जो शीर्ष देश पूछा जाएगा तो नंबर 1 पे था स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे था स्वीडन और तीसरे पे था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई? वित्तीय आपात की घोषणा भारत में अभी एक बार भी नहीं हुई है। तो विकल्प डी हमारा
सही आंसर है। जो हमारा अनुच्छेद 360 उसमें वित्तीय आपात की चर्चा की गई है, लेकिन आज तक अभी यह लागू भारत में नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती हुआ है, सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती हुआ कहलाती है, तो उसको कहते हैं अब आवृत वितरण सारणी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले उसमें जो पहले कॉलम का संबंध वही दूसरे कॉलम का एक दूसरे से संबंध होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए, 5 और 75 हैं, तो 15 पच्चे 5 15 75 हो गया, और यहाँ पे 10 60 है, तो 10 गुणे 60 हो गया, है ना। तो 15 पचे 75, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 6 आ रहा। अब आप यही प्रोसेस यहाँ पे भी कर दीजिए। तो 3 गुणे 15 कर दीजिए, तो 3 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। 6 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 45। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार है तो इसको सॉल्व करने पर 65 किलोग्राम आएगा। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो भृगवांगिरस इसमें है, भृगवांगिरस। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा भृगु राजवंश ने। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। भृगवांगिरस के नाम से दोनों ने मिलकर जो है अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और इसको जो है कर्जन 1894 इसमें पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? तो बाघ गुफाओं का संबंध मध्य प्रदेश से। विकल्प हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुफाएं स्थित हैं। और इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में हुई थी। और इसका खोज करता था डेंजर फील्ड जो है बाघ गुफाओं का खोज करता था। और बाघ गुफाएं जो है बाघनी नदी के तट पर अवस्थित हैं। कुल 9 बाघ से कुल 9 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 4 गुफाएं क्षतिग्रस्त हैं, जो कि संख्या है 1, 7, 8 और 9। ये 4 गुफाएं जो है क्षतिग्रस्त हैं, 5 सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुई है। तो इसमें से जो चौथी गुफा है वो सबसे सुरक्षित है, उसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चौथी गुफा को किस नाम से जानते हैं? रंग महल के नाम से। दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहा जाता है, दूसरी गुफा को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तीसरी को हाथी खाना कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते हैं। 5वीं गुफा को पाठशाला के नाम से जानते हैं। और प्रश्न आता है कि बाघ की गुफाएं, इनका संबंध किस धर्म से है? तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। विकल्प हमारा सही आंसर है। 2016 में, कब? 2016 में जो है सिटी यूनियन बैंक ने इसे लॉन्च किया था। सिटी यूनियन बैंक ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है आईरो ट्यूना। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। आईरो ट्यूना बेसिकली यह जो है कोच्चि में, इसका मुख्यालय है कोच्चि में। और आईरोप एक स्टार्टअप कंपनी थी, उसमें आईरोप टेक्नोलॉजी उसके द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। और सबसे पहले इसका खरीदार था, इसकी खेप जो है डीआरडीओ को दी गई थी। पहली खेप किसको सौंपी गई थी? डीआरडीओ को सौंपी गई थी 14 सितंबर
14 सितंबर 2018 को, इसलिए 2018 में यह चर्चा में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया था? तो वह इंडोनेशिया है। विकल्प हमारा सही आंसर है। इंडोनेशिया में जो है 2018 में भीषण भूकंप और सुनामी आई थी, तो वहाँ भूकंप और सुनामी के पीड़ितों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन समुद्र मैत्री को चलाया गया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसका कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि उसमें की घटना है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में, कब? जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार बनी है? तो उस समय जनवरी 2019 में ये चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन बाद में जनवरी 2024 में 5 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में जो है यह लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी, और इनका जो है बाद में वहाँ की सेना के द्वारा जो है तख्ता पलट कर दिया गया 5 अगस्त 2024 को। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हो गया था बांग्लादेश में। तो विकल्प प्रश्नगत हमारा सही आंसर है विकल्प सी। अगर अब आए तो 5 बार आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया, वह 100 रुपये का था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। 25 ग्राम का सिक्का था यह सिक्का कितने का था? 25 ग्राम का था और 100 रुपये का उसका मूल्य था। अगला प्रश्न है, तीसरा एवं अंतिम, जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो जम्मू के जो शहीद नजीर थे उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि शान काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। और 25 नवंबर 2018 को जो है यह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। तो विकल्प ये हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अपने सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।